अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था और जन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तबाह और बर्बाद है। हमारे 55 संवाददाताओं की टीम उत्तर प्रदेश के गांवों का जब भ्रमण कर रही है तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्वास्थ्य की जो प्रणाली है, जिसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, दूसरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि वहां पर या तो नशेड़ी बैठे हैं या फिर उसको नरक में तब्दील कर दिया गया है या अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गए हैं, या अगर कुछ बचे भी हैं तो वहां ना तो डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर है, ना कोई दवाएं हैं, ना कोई इलाज। क्लास 3 के एम्प्लॉई, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाले, वहां 1 या 2 व्यक्ति हमें सिर्फ मिल रहा है। यह है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की अधिकांश की यह स्थिति। और मैं पूरी चुनौती, दावे और प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि आप लोग गांव की तरफ जाइए, ब्लॉक्स में बने हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स देखिए, आपको रोना आ जाएगा। गांव के लोगों के पास बीमार होने के बाद सिवाय झोला छाप डॉक्टरों के हाथों लूटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं इससे एक हाथ आगे बढ़कर यह बात कहना चाहता हूं और सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 50%, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50% पीएचसी और सीएचसी का ऑडिट करा लीजिए। बहनों भाइयों, तस्वीर जो आपके समक्ष आएगी, आप हैरान हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे कि गांव में सरकारी अस्पताल की प्रणाली लगभग खत्म हो चुकी है। दशकों से जिस व्यवस्था को मजबूत करके रखा गया, आज जब कोरोना की दूसरी लहर ने गांव, ग्रामीण, मजरा और पूर्वा में हमला किया, तो आज इन गांवों को बचाने के लिए न तो अस्पताल हैं, न दवाएं हैं और न हमारे पास स्वास्थ्य सुरक्षा की प्रणाली। अधिकांश पीएचसी और सीएचसी की हालत इतनी दयनीय है कि उनकी तस्वीरें देखकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मलबा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, अस्पताल में बैठने को जगह तक नहीं है, जानवरों ने कब्जा करके रखा हुआ है। कई जगह तो ऐसे हालात खराब हुए कि बिल्डिंग की बिल्डिंग ढही हुई है। इस हालात में जब हमको गांव के पीएचसी और सीएचसी को समृद्ध करना था, उच्चीकृत करना था, उसको बेहतर बनाना था, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा यह रहा कि बड़ी तादाद में लोग मारे गए, बड़ी तादाद में हमारे गांव के लोगों की हालत खराब हो गई। अगर वो बीमार पड़े हैं तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि वो कहां पर इलाज कराएं। गांव में हालत इतनी खराब है बहनों भाइयों कि लोगों के घर बिक रहे हैं, खेत और जेवर बिक रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में झोला छाप डॉक्टरों के यहां इलाज इतना महंगा है कोरोना का कि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। जर्जर इमारतें, डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, कंपाउंडर तक नसीब नहीं है गांव के लोगों को। ऐसी हालत में गांव गरीब कैसे बचेगा, हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार की स्थितियां गांव के लोगों के समक्ष विद्यमान हैं। पीएचसी का यह दृश्य, ये देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में हमारे प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स लगभग खराब हो चुके हैं। मैं सिर्फ कहता हूं 50% का ऑडिट करा लीजिए, सच्चाई और तस्वीर आपके सामने जो होगी, आप चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह दावा किया था और यह वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का फ्री ट्रीटमेंट होगा। कहा था ना, आप सबको याद होगा। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह बताने की स्थिति में है कि उसने कितने पैसे गरीबों को या फिर अस्पतालों को रिम्बर्स किए जिन्होंने फ्री इलाज किए? क्या इसका कोई डेटा उत्तर प्रदेश की सरकार उपलब्ध कराएगी? अब तक नहीं कराया गया है। अगर किसी का फ्री ट्रीटमेंट किया गया है तो अस्पताल को पैसा सरकार ने दिया होगा, तो वो पैसा और वो आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया जाए और बता दिया जाए कि इतने पैसे हमने गरीबों के इलाज के लिए कोरोना के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को रिम्बर्स किए हैं। बहनों भाइयों, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रिम्बर्समेंट हुआ ही नहीं है। शासनादेशों में ऐसा कोई प्रावधान और ना ऐसा कोई रिम्बर्समेंट हुआ है। कोरोना का इलाज इतना महंगा है कि हमारी माताओं बहनों के जेवर बिक जा रहे हैं, गांव में लोगों के खेत बिक गए हैं, घर बिक गए हैं। अंतिम यात्रा के लिए, शव जलाने के लिए लोगों के पास पैसे तक कम पड़ गए इसी उत्तर प्रदेश के भीतर। यह मसले मैं इसलिए उठा रहा हूं ताकि गरीब आम जनता को कुछ राहत मिल सके, गरीबों को कुछ मिल सके। देख रहे हैं पीएचसी की हालत, जानवर घूम रहे हैं। यह तस्वीर बताने को पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में खुद उनको इलाज की जरूरत है, खुद आईसीयू के लायक हैं अस्पताल।
वहाँ इंसान नहीं जानवर रह रहे हैं। देखिए आपके सामने तस्वीर भी आ गई है। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर गांव गरीब के लोगों को 4 पैसे मिलेंगे, उनका इलाज फ्री होगा, तो उनका जीवन बचेगा, उनकी घर संपत्ति तो बचेगी। जनहानि तो हो रही है, धन और उनके समृद्धि की हानि तो ना हो। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह बता सकती है कि उसने कितने पैसे रिम्बर्स किए कोरोना में गरीबों के इलाज के नाम पर? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक भी नहीं किया होगा। अगर किया है तो वो दिखाया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि जब स्थितियां बिगड़ गई कोरोना के बाद, ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, सरकार के पास महामारी एक्ट लागू है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू है और सरकार के पास इसमें असीमित अधिकार हैं, तब फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करते हुए ब्लैक फंगस के इंजेक्शन प्रिक्योर क्यों नहीं किए गए वक्त रहते? यह गंभीर चिंता का विषय है। ब्लैक फंगस के मामले मई के पहले सप्ताह से आने शुरू हो गए थे। जब ऐसी आहट थी तो पहले से प्रिक्योर करके क्यों नहीं रखें कि आज ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के अभाव में लोग मर रहे हैं, आप उनको इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इससे बड़ी विपदा और समस्या क्या हो सकती है कि इस उत्तर प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मरे, लाल पीली गोली के लिए तड़प कर मरे, इंजेक्शन अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरे, और अब ब्लैक फंगस से मर रहे हैं क्योंकि इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है। ये स्थितियां बहुत चौंकाने वाली हैं और ये बताती हैं कि सरकार ने तैयारियों के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत ही घातक जानलेवा मजाक किया। मैं फिर कहता हूं कि गांव ग्रामीण में असंख्य मौतें हुई हैं, घर के घर बर्बाद हुए हैं, परिवार तबाह हुए हैं, लोगों के घरों के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु हुई है, उनका आगे का जीवन, लालन पालन, शिक्षा, अब उनका जीवन अंधकार में है। हमें इस पर कुछ ठोस कार्य योजना उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल बनानी चाहिए, क्योंकि गांव गरीब का जीवन जिस तरह बिखरा है इस कोरोना में, वो हृदय विदारक है। ऐसी तस्वीरें आती हैं, इस तरह का विलाप आता है सुनकर कि बड़े से मजबूत कलेजे वाले व्यक्ति का मन भी कांप उठेगा। परिवार के परिवार जिस तरह तबाह हुए हैं, वो स्थितियां बड़ी विचलित करती हैं, हमें बेचैन करती हैं और बताती हैं कि इस समस्या ने गांव में असीमित तबाही फैलाई है। हम कब इन मामलों को समझेंगे और इस पर सरकारें काम करेंगी, ये बेहद चिंता का विषय है। तो गांव ग्रामीण की हालत कैसे हुई? कोरोना के इस काल में कुछ ऐसे भी शख्सियत हैं बहनों भाइयों, जिन्होंने सरकार से परे जाकर, सरकार का इंतजार किए बिना, सरकार की निर्भरता को छोड़ते हुए समाज की इस प्रकार सेवा की कि वो समाज के एक नए नायक बनकर उभरे। अपने रिसोर्सेज से, अपनी अर्जित की हुई संपत्ति से, अपनी टैक्स चुकाई हुई संपत्ति से इस प्रदेश में लोगों की जबरदस्त सहायता करने वाले नायकों की एक बड़ी श्रेणी है। और मैं मानता हूं कि सरकारें जब नाकाम थी तो समाज के इन नए नायकों ने कमान संभाली और लोगों को बचाया, हजारों जिंदगी बचाई, लोगों तक मदद पहुंचाई। यह काम जो हमारे नए समाज के नायक कर रहे हैं, यह काम दरअसल उनका नहीं था, यह काम सरकारों का था। लोगों की जिम्मेदारी सरकारों की थी। सरकार जब मिसिंग थी तब ये नए नायक उभर कर सामने आए, लोगों के दुख दर्द को बांटा। तो ऐसे ही एक नायक को हमने आज आमंत्रित किया हुआ है और ये बहुत ही अजीमोशान शख्सियत हैं। हिंदुस्तान इनका फैन है, लोग इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये भी लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसका इजहार भी इन्होंने किया। अपनी अर्जित की हुए टैक्स की संपत्ति में इन्होंने पैसे खर्च करके हजारों लोगों की जान बचाई और आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, घर घर उनका नाम है। भारत के सबसे यशस्वी, कीर्तिमान, धाकड़, प्रखर वक्ता और कविराज की उपाधि से नवाजे गए डॉक्टर कुमार विश्वास मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और ये अपने खेत में मौजूद हैं इस वक्त, फार्म हाउस में। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी। उम्मीद है कि मैंने आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया होगा। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस वक्त लोग सड़कों पर मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, अस्पताल में भर्ती होने का संघर्ष था, दवाएं और इंजेक्शन नहीं मिल रही थी, उस वक्त आप आगे आए और आपने असंख्य लोगों की सहायता की और वो सहायता आज भी आपने जारी कर रखी है।
तो मैं 24 करोड़ लोगों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि ये किस क्षण आपको लगा कि मेरे प्रदेश में, मेरे राज्य में, मेरे भाई बहनों के साथ, मेरी माताओं बहनों के साथ ये क्या हो रहा है और मुझे आगे आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही। वो कौन सा ऐसा क्षण था जिसने आपको प्रेरित किया? एक तो पहली बात तो यह है कि केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश तो प्राथमिक रूप से है ही, बाकी भी लगभग 8 राज्यों में मतलब मदद पहुंचाने की कोशिश है। जैसे राजस्थान में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आ रही है, और हिमाचल के भी कुछ हिस्सों में समस्या आ रही है, लेकिन उत्तराखंड में ठीक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में तो खैर लगभग बहुत सारे जिले, लगभग सारे जिलों में अपने साथी काम कर रहे हैं। महाराजगंज में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में, अमेठी में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में, देवरिया में, बहराइच में, बाराबंकी में, सब जगह कोविड केयर सेंटर्स खुले। ब्रजेश, जब ये आपदा शुरू हुई पिछली बार, तो एक भारतीय सामान्य नागरिक की तरह मैंने जो टैक्स चुकाते हैं, जो हम लोग देते हैं, और संयोग से, सौभाग्य से, माँ हिंदी की कृपा है कि वो छोटा मोटा नहीं होता है, वो भी काफी बड़ी मात्रा में होता है, करोड़ों की संख्या में होता है। तो मुझे लगता था कि मैंने टैक्स के पैसे दे दिए, मैंने 33% इनकम टैक्स दे दिया, मैंने जो काम किया उस पर 18% जीएसटी दे दी, जो बचा हुआ पैसा मुझे मेरा 49%, उसमें से भी मैंने जो खरीदा उसमें से भी टैक्स दे दिया, माचिस खरीदी उसमें भी टैक्स दे दिया। तो मुझे लगा कि मेरी ओर से कर्तव्य की इतिश्री हो गई, एक नागरिक को यही करना चाहिए। फिर आपदा आई तो मुझे लगा ये बड़ी आपदा है, तो लोगों ने कहा कि भाई इस आपदा में कुछ करिए। प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि प्रधानमंत्री जो सहायता कोष है नया बनाया आपदा को, उसमें कुछ दीजिए। तो जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके दूसरे दिन ही मैंने 5 लाख रुपए का चेक, जो मुझे लगा इस समय दे देना चाहिए, वो दिया। हम लोगों ने फूड पैकेट्स तैयार करे, कच्चे खाने का सामान तैयार करा। जहां मैं रहता हूं वसुंधरा में, वहां आसपास जो बिल्डर्स हैं, जो इन प्रवासियों को छोड़ गए थे यूं 1000-1000 रुपए बांट के, वो सब सड़कों पे दिखने लगे तो बड़ा अंदर से बेचैनी हुई। तो सैकड़ों की संख्या में बोरे तैयार करे, जिसमें 1-2 महीने, 1.5 महीने का सामान हो। फिर आपदा का समय बीत गया, भारत नॉर्मल होने लगा, और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि दूसरी लहर आएगी। ब्रिटेन देख रहा था, यूरोप देख रहा था। मुझे लगा कि अब तो बहुत ज्यादा तैयारी हो गई। पहली बार अचानक आई थी, पता नहीं चला। भाई अचानक कोई आता तो पता नहीं चला। वो व्हाट्सएप या जो ज्ञान आता है ना कि 5 आदमियों के मकान में 100 आदमी चाय पीने आ गए, हालांकि वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण तर्क हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब तैयारी कर ली होगी। तो मैं बड़ा निश्चिंत सा था कि हो जाएगा। लेकिन ब्रजेश, जैसे ही आपदा शुरू हुई, साहित्यकार, कवि, परिचित, जो मेरा एक विस्तृत परिवार है, मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटा हूं, लेकिन संयोग से चूंकि आप जैसे मित्र हैं और तमाम देश भर में जानकारियां हैं और लोग बाग स्नेह करते हैं, आदर भी देते हैं, थोड़ा स्पेस भी देते हैं, तो सबने मेरी ओर देखना शुरू किया। मौसी के लड़के की कॉल आ रही है, इसकी कॉल आ रही है, भैया अस्पताल दिलाओ, भैया दवा दिलाओ, भैया वो फेबिफ्लू दिलाओ, रेमडेसिविर दिलाओ। तो मैंने अपने सारे रिसोर्सेज के घोड़े खोलने शुरू करे। लखनऊ में मैंने मुकेश बहादुर को फोन कर लिया, कि ब्रजेश पाठक को फोन कर लिया, कानपुर में मैंने किसी और को फोन कर लिया, अलीगढ़ में किसी और को फोन कर लिया, होता रहा। फिर 48-72 घंटे बाद मुझे दिखाई दिया ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर शो। फिर मुझे लगा कि ये तो गलत बात है, जो मुझे जानते हैं केवल उनकी सहायता हो रही है। ये लोगों की तकलीफ का कितना बड़ा फ्लो था आपके पास? ये तो मतलब आप देखिए, इसे बांध नहीं सकते हैं। मैं समझता था ब्रजेश, इस देश में 135 करोड़ के देश में अगर आप परसेप्शन की लड़ाई जीत लें, लोग आपकी इज्जत करने लगे कि अच्छा आदमी है, बेईमान नहीं है, धोखेबाज नहीं है, राजनीति का पिपासू नहीं है सत्ता का, तो फिर आप काफी काम करा लेते हैं, लोग इज्जत करते हैं। लेकिन मैंने पहली बार खुद को बेबस देखा। मैंने लोगों को मर जाने दिया जैसा देखा। मुझे लोग कॉल करते रहे कि बिस्तर दिला दो, बिस्तर दिला दो। मैं पर आप जैसे प्रभावशाली लोग कैसे बेबस हो गए? क्या समस्या बहुत विकराल थी? इतनी ज्यादा थी कि आप कितना किसी को यूज करेंगे। कैलाश अस्पताल के मालिक डॉक्टर महेश को आप कितना प्रयोग करेंगे? आप दिन में 10 आदमी जमा करा देते हैं। आप शांति गोपाल के डॉक्टर गोयल को कितना प्रयोग करेंगे? आप डॉक्टर गुलेरिया को कितना फोन करेंगे? और इतना ज्यादा ओवरफ्लो था कि आप उसे संभाल नहीं सकते थे। और है अभी भी, गांव में तो अभी भी है, लेकिन वो आप समझिए कि 18 तारीख से लेके और वो जो 10 तारीख तक का था, ये जो 25 दिन थे, ये नरक जैसे थे। रात को नींद नहीं आती थी 2-3 बजे तक। जैसे मैं आपको एक सामान्य बात बताता हूँ, हमारे एक कवि हैं, बड़े लोकप्रिय कवि हैं, बड़े सुपरिचित कवि हैं और संयोग से दक्षिण पंथियों के बड़े मानद कवि हैं, डॉक्टर वागीश दिनकर, एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उनके पिताजी हमारे, जिन्हें हम ताऊ जी कहते थे, वो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री रहे।
मुरली मनोहर जोशी उनके पैर छूते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी उनका आदर करते थे, देश के सारे बड़े नेता उनका आदर करते थे। आज जो भाजपा में है और जो सत्ता में अलग अलग जगह पर पहुंचे हैं, आचार्य रामनाथ सुमन, उनके समधी 60 साल के थे, वो हापुड़ में उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई। उन्होंने रात 12 बजे मुझे फोन किया और ब्रजेश में 12 बजे से लगा रहा, इसको जगाऊं, उसको जगाऊं, उसको जगाऊं। अंत में अगले दिन 11 बजे उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता रहा। नोएडा के पुलिस कमिश्नर लव ने मेरे को कहा कि भाई साहब एक आईसीयू बेड का इंतजाम हो गया है और आप फोर्टिस भेजिए उनको। मैंने जैसे ही उनको फोन किया तो वहां से तो रोने की आवाज आ रही थी और उन्होंने कहा साहब वो सरवाइव नहीं कर पाए। आप सोचिए कि मेरे लिए कितना मतलब लाइफ टाइम एक मेरे माथे पे दाग है कि मैं एक अपने परिवार के और इतने प्यारे कवि और इतने परिचित कवि के परिवार में ये त्रासदी हो गई। वो बिटिया मेरी भतीजी जैसी है, मैं उसे कैसे फेस करूंगा जब कोरोना साफ हो जाएगा कि चाचा एक छोटा सा काम बोला था आपको कि अस्पताल का बेड दिला दो, वो नहीं आप दिला पाए। लेकिन फिर मैं सोचता था कि जिनको दिला दिया वो बच रहे हैं, फिर कोशिश करते थे, फिर रोते थे, अब भी परेशान होते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। तो एक ऐसे युद्ध के बीच में हमारे अभिभावक हमें छोड़कर भाग गए जिसका हम बच्चों को अभ्यास नहीं था, हिंदुस्तानियों को अभ्यास नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि ये होगा। और ये किसी एक सरकार का नहीं है प्रदेश। आप चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत देखे जाते हैं, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, ये हर जगह का है। जिस तरह की नंगई राजनीति की हुई, ऑक्सीजन के ठीकरे जैसे फोड़े गए। ये ऑक्सीजन आज भी तो आई है, आप मुझे बताइए तब नहीं आ सकती थी क्या? ये रेलें जो चली है तब नहीं चल सकती थी क्या? ये जो टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट को बनानी पड़ी है, सरकार को नहीं बनानी चाहिए थी क्या? यार आप टैक्स ले रहे हो, आप बैठे हो, आपको चुना है, आपके नारे लगाए, आप पे लाठियां खाई हैं, आपके लिए गाली खाई है आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके कार्यकर्ता मर गए, आपके कार्यकर्ता कॉल करते रहे आपको और आपने फोन नहीं उठाया। और कुमार विश्वास कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? मैं कौन हूं? मुझसे एक डीएम ने कॉल करके कह दिया था जब मैंने उसको ज्यादा प्रेशराइज किया एक बच्ची के अस्पताल के लिए और दवा के लिए कि कौन हो आप? सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, क्या हो? और फिर भी मैंने उस अस्पताल में उस लड़की का इलाज कराया और उसे बचा लिया। मैं कौन हूं जब मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं ये कर पा रहा हूं? तो भाई साहब आप तो 3-3 बार के विधायक हो, आप तो 4-4 बार के सांसद हो, आपने तो करोड़ों करोड़ कमा लिया है, आपके तो रिश्तेदारों के पेट्रोल पंप के पेट्रोल पंप है, आपके तो कॉलेज के कॉलेज हैं, आप तो मेडिकल कॉलेजों के मालिक हो। अरे खोल देते कॉलेज अपने, खोल देते घर, जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं कार्यकर्ताओं के लिए, बिछा देते बिस्तर जैसे मैंने बिछाए आज। देखिए आप इंदौर में जाके, मूडी छोटा सा गांव है, कैसे वहां बिस्तर बिछा के आइसोलेशन सेंटर बच्चों ने बनाया है। कंघी, साबुन, टूथपेस्ट नया, बाल्टी, डब्बा। आज मैंने ट्वीट करा, मेरे ट्विटर पे जो जाके देखे उसका फोटो, मेरी आंख बनाई उन बच्चों का काम देख के। छोटा सा कवि है वहां, अमन अक्षर, गीत गाता है राम के, हमारा बच्चा है, हमने तैयार करा, उसका नाम मैंने रखा है अक्षर। मैंने कहा बेटा जुटो, जी सर जुटते हैं, और जुट गए और खुल रहे सेंटर। तो आपका अनुभव क्या कहता है डॉक्टर साहब कि ये छोटा दिल दिखाया राजनीतिज्ञों ने, नेताओं ने, और सरकारें सिर्फ राजनीति करती रहीं, लोगों को मदद समय पर नहीं मिली, जिसके कारण हम बहुत लोगों को बचा सकते थे जिनको हमने खो दिया? देखो बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, हां नीलाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आपके जो लोग हैं आपके जीवन में, उनकी पहचान विपत्ति काल में ही होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। तो अगर राजनीति मित्र है, अगर सरकार मित्र है जनता की, तो उसको खड़ा तो हो जाना चाहिए था। मुझे कलेजे पे हाथ रख के बताओ ब्रजेश, जो आज भारत समाचार देख रहे हो, जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता हूं, मैं किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा, कलेजे पे हाथ रख के बताओ तुम्हारे विधायकों ने तुम्हारे फोन उठाए कि नहीं उठाए? तुम्हारे सांसदों ने तुम्हारे फोन उठाए कि नहीं उठाए? या कोई पूछने आया कि नहीं आया? और अब जैसे जैसे कोरोना कम होगा, मैं भी चेतावनी दे रहा हूं, ये सब 4 केले के थैले लेके खड़े मिलेंगे अस्पतालों के बाहर। ये शुरू हो गए हैं, एक केला लेके फोटो खिंचवाएंगे। भैया पहुंचे, भैया जी ने अपना विधानसभा क्षेत्र संभाला, भैया वहां दिखे, असली जनसेवक भैया की जय। चिमटू भी लग जाएंगे, चमचे भी लग जाएंगे। अभी तक आपने डाका डाला था जेबों पर, अभी तक आपने डाका डाला था हमारे भाईचारों पर, इस बार तो आपने हमारी जान पर डाका डाला। और आपसे क्या मांग रहे थे? आपसे कोई उसका बैंकॉक का टिकट मांग रही थी जनता? आपसे क्या आपके लुटियंस के बंगले मांग रहे थे? आपके सचिवालय की फ्लोर मांग रही थी जनता? ऑक्सीजन मांग रही थी भाई, बहुत सामान्य काम है। मैंने देखा कि तमाम लोग ऑक्सीजन के लिए आपको गिड़गिड़ाते रहे और आप किसी तरह प्रबंध करने में कामयाब रहे, और बहुत ही नामी गिरामी लोग तक गिड़गिड़ाते मैंने देखे। नहीं, मैं बताता हूं आपको, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं मैत्री धर्म निभाता हूं। इसी उत्तर प्रदेश के अनेक विधायक, अनेक मंत्री और केंद्र के कई पार्टियों के सांसदों ने मुझे कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण मैं ट्वीट नहीं कर सकता, अब ये करवा देंगे क्या? मैंने कहा करा दूंगा। 1-2 बार के सांसद हैं, भैया आपकी भाभी जी को प्लाज्मा की जरूरत है, लोग कह रहे हैं कि आप दिला देते हैं। भाई मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं, सामान्य आदमी। मैंने अपने प्रशंसकों से कलेजा बड़ा करके दिल खोल के कहा, भैया तुम बीमार हुए तो आगे आओ, जरा प्लाज्मा दो।
अपने ऑफिस के 20 लड़के लगाए, डेटा शीट तैयार कराई, उनके सामने उनके ब्लड ग्रुप रखे और किस किस जगह चाहिए। मैंने अपने बच्चों को तुरंत भेजा कि यार ये सांसद जी की पत्नी बीमार है, तुरंत 2 घंटे के अंदर लड़के पहुंचे, वहां प्लाज्मा देके आए, आज भाभी जी स्वस्थ है। ये किस प्रकार की प्रवृत्ति है डॉक्टर साहब? ये प्रवृत्ति किस प्रकार की है और ये हमें और हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रही है? मैं आजकल ब्रजेश सोच रहा हूं, और मैं कई दिन से, कल भी एक इंटरव्यू में था मैं लल्लन टॉप पे, मैं चाहता हूं मैं क्रोध ना करूं। मेरे पिताजी क्रोध, जब तक क्रोध नहीं करोगे तब तक समाधान नहीं होगा और संकट से समाधान की तरफ बढ़िए डॉक्टर साहब। ब्रजेश क्या है कि ना, वो हम तो दिनकर के वंशज है, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे, हम अरिका रोध विरोध नहीं छोड़ेंगे, संचित है प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, हम तो ये कहने वाले हैं। आपके मन की पीड़ा का मैंने एहसास किया है ना, उस दौरान आपकी व्यथा को मैंने समझा है, आपके संदेशों को मैंने पढ़ा है, मैं उस पीड़ा का एहसास कर सकता हूं जो आपने झेला है। लखनऊ के पत्रकार नहीं बच पाए भाई, कितने अच्छे पत्रकार थे। वो महिला जो गई, कितनी शालीन महिला, अस्पताल नहीं मिल पाया। और आप मुझसे कल कोई कह रहा था जी अब शायद जनता स्वास्थ्य पर बात करेगी, शिक्षा पर। नहीं करेगी साहब, नहीं करेगी। हमने आज अमेठी में लगाए हैं अपने कोविड केयर सेंटर, और भी लगाएंगे हम, फिर भी नहीं जनता करेगी, फिर भी जमानत जब्त करेगी, हम जानते हैं। कल को लड़ा दीजिए हमें, फिर हमारी जमानत जब्त कर देगी, क्योंकि जनता को फिर ये वहीं ले आएंगे। इस्लाम खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, ये गाय गोबर मंदिर मस्जिद फला तू मैं तेरी ऑक्सीजन मेरी ऑक्सीजन। और जनता आपके चैनल्स में इसी तरह की बहस देख देख के कंफ्यूज हो के फिर कहती रहेगी कि ठीक है यार, इस बार दलित को जिता दो, महादलित को जिता दो, अगड़े को जिता दो, पिछड़े को जिता दो, ब्राह्मण को जिता दो। और फिर इनको पता है ये बात, ब्रजेश, दे नो इट बेटर। मैंने जिसके साथ काम किया उसको पता थी, वो मुझसे कहता था और मैं मूर्ख था। उसने मुझसे कहा सर जी ऐसे वैसे चुनाव नहीं जीते था, क्या बेवकूफी की बात करते हो, सबसे ज्यादा काम तो शीला दीक्षित ने करा था, चुनाव हार गई। काम वाम तो अफसर करते रहते हैं, IAS करते रहते हैं। ये स्थिति आपको कितना पीड़ा देती है, कितना आपको बेचैन करती है, क्योंकि उस बेबसी और लाचारी को आपने बड़े करीब से महसूस किया डॉक्टर साहब। नहीं, बहुत बेचैन करती है, सोने नहीं देती है। मैंने जीवन में इतने फोन कभी नहीं उठाए। मेरा तो फोन मेरे मैनेजर्स के पास रहता, मेरे पास फोन ही नहीं रहता था। मेरा क्या मतलब फोन से? एक आदमी फोन कर रहा है मुझे लखनऊ से, कानपुर से, कि अब प्रोग्राम कराना है लायंस क्लब में, रोटरी क्लब में, मेरा क्या मतलब उससे? वो मैनेजर पैसे तय करेगा, मेरा ट्रैवल तय करेगा, मुझे रुकाना तय करेगा, मैं कविता पढ़ूंगा केवल, उसमें से उसकी सैलरी जाएगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सिंगल कॉल पे फोन उठाता हूं, हाँ भैया क्या हुआ। फोन बजता है तो दिल धड़कता है, कुछ हो तो नहीं गया हो। मेरे पिताजी सुबह को जगते हैं और मैं सबसे पहले उनके पैर छूने जाता हूं, और हल्का सा मुझे चेहरे पे शंका दिखती है, 84 साल के, तो मैं पूछता हूँ जी सब ठीक? भैया क्या ठीक है, फला का बच्चा चला गया, अब बताओ वो फला आदमी हमसे उम्र में छोटा है, हमारा शिष्य रहा है, कैसे कलेजे पे पत्थर रख के सहेगा। भैया फोन करूंगा, अभी तो हिम्मत नहीं हो रही। मैं चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद, यश कमाने के बाद अपने पिता को सुख दूं, लेकिन उन्होंने भी मुझे जितने रेफरेंसेस भेजे मैं सबकी मदद नहीं कर पाया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इतने लेट आए, कस्टम में प्रॉब्लम आती रही, मैं कॉल करता रहा विदेश में लोगों को कि यार भेज दो, ऐसा हो गया है, सब वैसा हो गया, पड़े रहे, फिर पहुंचे नहीं। अभी भी तो आ गए लोगों ने 500 250 खरीद के लोगों के मुंह पे लगा दिए। मेरे ही कई दोस्त मुंह पे लगाए हुए लेटे हुए हैं, 2 नंबर पे चल रहा है, 3 नंबर पे चल रहा है, बाढ़ में चल रहा है, 94 में चल रहा है, डॉक्टर कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, घर पे रखिएगा, ठीक हो जाएंगे। और अब ये फंगस का प्रॉब्लम है, तैयारी नहीं थी क्या? पहले दिन पता नहीं चला था? इंजेक्शन ही नहीं उपलब्ध है डॉक्टर साहब। लेकिन ब्रजेश, आप तो पत्रकार हैं, सवाल उठाना आपका काम है, और संयोग से बहुत कम लोग उठा रहे हैं। मैं आपको बधाई भी देता हूं कि आप उठा पा रहे हैं, सवालों को उठाते हैं। इसमें बहुत रिस्क भी रहता है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम हर तरह की रहती है, फाइनेंशियल भी रहती है, अपयश की भी रहती है, जनहानि की भी रहती है, पर आप लोग लगातार करते हैं। और अभी तो मैंने देखा कि आपके क्रू पे बाकायदा हमला भी हुआ। कुछ लोग उठा रहे हैं, ठीक है, बट हम जैसे लोग जो सड़क पे खड़े काम कर रहे हैं, हम सवाल उठाने में अगर समय बिता देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं तो केवल ये देखता हूं रात की कॉन्फ्रेंस कॉल में, भैया कितने गांवों की आई, कितने तक पहुंचा पाएंगे, वहां तक अच्छा, आपने तकरीबन 350 गांवों तक अपनी सुविधाएं पहुंचाई, लोगों को आइसोलेशन सेंटर्स तैयार कराए, इक्विप्ड आइसोलेशन सेंटर्स बनवाएं। आप बताइए, आपके पास भी गांव वगैरह से काफ़ी खबरें आ रही होंगी, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में। गांव, ग्रामीण गांव मजरा और पूर्वा के क्या हालात हैं और आपको किस प्रकार की जानकारियां मिल रही हैं वहां से? एक तो मैं भारत समाचार के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि ये रोज शाम को जो आप ट्विटर पर, फेसबुक पर जो डेटा देखते हो कि इतने केस हैं और इतने केस नहीं है, इसको आप डस्टबिन में फेंक दीजिए या इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए आप, क्योंकि गांव की तो काउंटिंग ही नहीं है। मैं रजिस्टर रखवा रहा हूं, मैं सरकारों को चुनौती देता हूं कि मैं जिन जिन गांव में रजिस्टर रखवा रहा हूं, मेरे रजिस्टर चेक कर लें और देख लें कि मैंने वहां कोविड केयर किट बांटी है, लोग ठीक हुए हैं, लेकिन उनका टेस्ट हुआ ही नहीं, और उनमें से बहुत से लोग मरे भी हैं। आज आप मेरा ट्विटर, मैं आपके दर्शकों से कहता हूं वो ज्वाइन करके देखें, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो ये लिखते हैं जी मेरे गांव में 10 आदमी मर गए जी, 12 आदमी मर गए कुमार साहब, और बीमार हैं, क्या सेंटर खुलवा देंगे क्या? हम कहते हैं कि शाम तक डिटेल दीजिए, कल तक सेंटर खुल जाएगा। तो वो जो 12 मर गए उनकी तो काउंटिंग ही नहीं है, तो जो लोग बीमार है उनकी काउंटिंग ही नहीं है। तो जो आप कर सकते हैं वो काम सरकार क्यों नहीं कर सकती है? क्या प्रॉब्लम? कर सकती है, लेकिन सरकार को पता है ना कि ऐसा करने से उसकी हार जीत पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों करेगी? दिमाग खराब है सरकार का। लुटियंस खाली हो गया है, लुटियंस के लोगों ने अपनी बहुएं, अपने बच्चे, अपनी बेटियां विदेश भेज दी हैं, पूरा लुटियंस खाली है। लोगों को पता है, पत्रकारों को कॉल करिए ब्रजेश, पता चल जाएगा आपको किस किस की कोठी में कौन नहीं है। उनको पता है कि ऐसे ही मतदाता है, ऐसे ही काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, किसी किसी गांव में किसी किसी जगह पे मदद नहीं पहुंचा पाते, तो मैंने देखा है कि जो मतदाता है, जो मदद मांगने वाला, वो मुझको गाली बकरा होता है। आज ही मैंने देखा राजस्थान में आपको क्यों कहता है? गाली बकरा था, क्यों दे रहा है? राजस्थान का एक आदमी गाली बकरा था। अब मैं राजस्थान में 4 दिन से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वहां ट्रेवल ही नहीं है, वहां ट्रेवल हो ही नहीं पा रहा है, गाड़ी चल नहीं पा रही है। मैंने जयपुर में सेंटर बनाया है, वहां तक दवा भेज सकता हूं, पास की व्यवस्था करवाना बड़ा मुश्किल है, और उसको मुझे हनुमानगढ़ दवा भिजवानी है, उसको मुझे पिसांगन दवा भिजवानी है, तो कैसे जाएगी? वो मुझसे ट्विटर पर गाली बकरा है। आपका अनुभव क्या कहता है डॉक्टर साहब कि क्या इस गंभीर जानलेवा चूक के बाद सरकारों ने कोई सबक लिया, समाज ने कुछ सीखा, या फिर ये पानी था बह गया, वापस हालात उसी तरह हो गए जैसे पहले थे? और आपने व्यक्तिगत तौर पर क्या सीख ली? मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे सीख ली कि जिन लोगों ने पैसे कमाए थे, जिन लोगों ने ताकत कमाई थी, जो ये कहते थे ताकत हमारे पास है, मैंने उन्हें निरीह देखा। जिन लोगों ने परसेप्शन कमाया था, जिन्होंने आत्मबल कमाया था, मैंने उन्हें सबल देखा। कैसे? थोड़ा बताइए दर्शकों को। मुझसे चैनल के लोग पूछते कि आपको कैसे बेड मिल रहे थे, आपको कैसे बेड मिल रहा है, आपको कैसे आईसीयू मिल रहा है? परसेप्शन पे मिल रहा है। मैंने रीच आउट किया, मैंने लड़कों की टीम लगाई, फोन करो अस्पतालों को, कहो उनके ऑफिस से बोल रहा हूं, आपके ऑक्सीजन का बेड खाली है क्या? वो कहते थे कि 3 मरीज सुबह खाली होंगे, स्वस्थ हो गए हैं, 10 बजे निकलेंगे। ठीक है साहब, हम आपको 3 मरीज दे रहे हैं, इनका नाम लिख रहे हैं, इनको दे देंगे क्या बेड? 3 को तो नहीं दे पाएंगे, 1 को दे देंगे। फिर उस मरीज से कहते थे तुरंत चले जाओ, वहां फला डॉक्टर साहब से बात हुई है, काउंटर पे इससे बात हुई है, अमित से, जाना तुरंत, कहना उनके ऑफिस से आया हूं, और तुरंत वो देंगे। 1 आदमी जमा हो गया, तसल्ली हो गई, बच्चों ने खुश कहा 1 केस सॉल्व, हमारे ग्रुप में लिख दिया गया, बहुत अच्छा। फिर दूसरा चलो, फिर तीसरा चलो, शाम तक चलो 40-50। ये सरकारें नहीं कर सकती। पर जब सबको बेड नहीं मिल पा रहे थे तो कैसे डॉक्टर कुमार विश्वास को मिल रहे थे? इसी तरह मिल रहे थे, इसी तरह मिल रहे थे कि मैं फोन कर रहा था अस्पतालों के मालिकों को, डॉक्टर्स को, और मेरे यहाँ की टीम जो थी, 40 बच्चों की टीम, जिनमें 20 तो डेटा कलेक्ट करती थी, और बची हुई 20 जो है वो बंदे को कंफर्म करने के बाद जोड़ती थी, उसके साथ फॉलोअप लेती थी। 40 लोग अगर मैंने लगाए तो विधायक जी नहीं लगा सकते थे चिंटुओं को? भैया आए हैं, भैया गए हैं, भैया जिंदाबाद, युवा हृदय सम्राट और क्षेत्र के मसीहा, इनको लगा देते जिनको सारा सामान गांव तो डॉक्टर साहब सबके पास बड़ा पॉलिटिकल नेटवर्क है, कोई पन्ना प्रमुख, कोई साइकिल प्रमुख, कोई हाथी प्रमुख, कोई पंजा प्रमुख, ये लोग क्यों नहीं कर पाए? क्या ये सिर्फ इलेक्शन की मशीन है? मेरा कहना है कि 2 चुनाव हमने भी लड़वाए, हम भी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे। जब आप अपने बूथ एजेंट से ये कहते हो कि एक भी वोट बेटा जानी नहीं चाहिए, तो पार्टी के अध्यक्षों ने अपने लोगों से ये क्यों नहीं कही? किसी भी पार्टी, उत्तर प्रदेश में मैं सारी पार्टियों से कह रहा हूं, 3-4 प्रमुख पार्टियों से कह रहा हूं, इनके अध्यक्षों ने अपने कार्यकर्ताओं से ये क्यों नहीं कही बेटा रिपोर्ट लूंगा, तेरी गली में अगर एक भी आदमी ऐसा बीमार पड़ा जो मेरे माथे आई बात के देखो आदमी मर गया तो देख लेना बेटा, लग जाता कार्यकर्ता। और अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी गांव बचाने हैं, तो फार्मूला दे रहा हूं, विपक्ष के लोग सुन रहे हो, समाजवादी पार्टी के, बसपा के, कांग्रेस के, तो वो भी सुने, और भाजपा वालों तुम भी सुनो। हर विधानसभा पर 10 आदमी टिकट मांगने वाले हैं ब्रजेश। समाजवादी में 10 मांगते हैं, भाजपा में 15 मांगते हैं, बसपा में आजकल कम मांगते हैं 5, और कांग्रेस में भी 2-4 तो मांगते ही हैं। जो टिकट मांगते हैं उनको टारगेट दे दो कि अगले 1 महीने में डेली 10 लोगों तक सहायता पहुंचाओगे और मुझे रिपोर्ट करोगे। आप लगा के देख लीजिए कितने हो गए। एक दिन में कम से कम 40 से 50 हजार लोगों को ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग सहायता पहुंचा देंगे, और कह दीजिए जिसका रिपोर्ट अच्छा होगा उसको टिकट में मैं इतने नंबर दूंगा। मैं कह रहा हूं बहन जी से, हमारे पड़ोस की है, मेरी बड़ी बहन है, मैं निवेदन कर रहा हूं, करें। अखिलेश तेजस्वी और युवा है, नेता है, उनका भविष्य आगे तक है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं मैं करें। स्वतंत्र देव हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे प्रशंसक है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं वो करें। और कांग्रेस में जो सज्जन है, मैं उनसे परिचय मेरा नहीं है, जो भी अध्यक्ष है, पर प्रियंका जी के माध्यम से मैं उनसे कह रहा हूं वो करें, कल से उतरे, 24 घंटे का समय दें। जैसे मेरी टीम गांव-गांव जा रही है, मेरे बच्चे गांव-गांव जा रहे हैं, केवल प्रशंसक है मेरे। तो कुमार विश्वास तो टिकट भी नहीं दिला सकता, कुमार विश्वास तो ठेका नहीं दिला सकता खरंजा लगाने का। नहीं, पर आप इस वक्त तो दिला सकते हो, लग रहा है।
नहीं, मुझे नहीं लगता मैं टिकट, पर मेरे कहने पर अगर बच्चे कर रहे हैं, अगर कार्यकर्ता कर रहे हैं, साथी कर रहे हैं, तो भाई साहब आप तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, आप तो टिकट में रिकमेंडेशन करोगे, आपके कहने पर तो कार्यकर्ता दौड़ जाएगा। तो क्या गांव ग्रामीण के हालात वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं डॉक्टर विश्वास? मतलब देखिए क्या है कि वो भोले लोग हैं बेचारे, वो रो भी नहीं पा रहे। ट्विटर पर जो रो रहा है वो तो दिख रहा है, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरे पिता को बचा लीजिए, केवल भाई बचा उसे बचा लीजिए, उसकी पुकार दिख रही है, उनकी तो दिख भी नहीं रही है। वो तो बस यही समझ के मानने के साथ बुखार आया, जुकाम आया, साहब मर गए साहब। मतलब छोटे छोटे गांव के शमशान जो है वो खाली नहीं हो रहे हैं। एक एक दिन में 5-5, 6-6 शव जलाने का गांव वालों को अभ्यास नहीं है। आप तो अगर गांवों के पास रहे हो ब्रजेश, मुझे पता नहीं आप गांव में कितना रहे, मैं तो गांव में ही हूं अभी भी। एक गांव में एक मौत हो जाती है, पूरा इलाका गांव का सन्नाटे में आ जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यार। वो ब्रजराज जी का बेटा पोता मर गया, अरे जवान लड़का, अरे राम राम राम, पूरा गांव ऐसा सन्नाटे में रहता है, 3-4 दिन बाद सामान्य होता है। और आज हालत यह है कि गांव में एक जलता है दूसरा आता है, एक जलता है दूसरा आता है, और कोई देखने को तैयार नहीं। मैंने तो देवरिया के गांव की डॉक्टर साहब रिपोर्ट दिखाई, देवरिया के गांव की रिपोर्ट दिखाई, वहां एक दिन में 6 लोगों की 13वीं थी, वो भी एक छोटा सा पुरवा था। एक दिन में 6 लोगों की 13वीं एक पुरवे में, कल्पना कर सकते हैं? मैंने अभी देवरिया के गांव में लगाने शुरू किए हैं कि कोविड केयर सेंटर, 10-20 लग भी गए हैं और भी लगेंगे आगे। हर जगह ये हाल है भाई, केवल देवरिया नहीं, लगभग हर जगह ये हाल है। और चूंकि वहां तक प्रेस नहीं पहुंचती, चूंकि वहां तक ट्विटर नहीं है लोगों के पास इतना ज्यादा, उनको पता नहीं है कि चिड़िया पे क्या होता है। फेसबुक पे थोड़ा बहुत वो लिखते लिखाते हैं, उनमें भी बहुत ऐसे लड़के जो शहरों में रहते हैं जिन्हें मिलता रहता है थोड़ा सा, तो बहुत बुरा हाल है और उसकी तरफ ध्यान नहीं है। व्यवस्था ने सोच लिया है कि ठीक है, आंकड़े हैं, देख लेंगे लास्ट में कितने पता चले कितने नहीं पता चले। तो आपका ये अभियान अभी कब तक जारी रहेगा और आगे की क्या योजना है आपके पास? मैं तो पुल हूँ, सेतु हूँ, मैं तो पत्थर हूँ। जब तक इधर से सामान आता रहेगा, मेरी औकात है, जब तक मैं देता रहूंगा, पहुंचाता रहूंगा। कुछ लोग किट भिजवा रहे हैं, कुछ लोग सैनिटाइजर भिजवा रहे हैं, कुछ लोग कुछ और भिजवा रहे हैं। मेरे ट्विटर पर डीएम करके और फेसबुक पे लिख के हम जो बचता है उसे हम डाल देते हैं कि भी पैरासीटामोल तो मिल गई, अब ये आइवरमेक्टिन नहीं मिली है तो खरीद के डाल दो बेटा हर किट में, और डाल देते हैं। लखनऊ में कुछ लोग डाल देते हैं। हमारी एक बड़ी अच्छी प्यारी बच्ची है अपर्णा, सद्भावना समिति चलाती है, वो कर रही है, वो लगी हुई है, वो लोगों से उधर का पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र देख रही है और सारे साथी देख रहे हैं, कवि देख रहे हैं, पंकज प्रसून देख रहा है, राजेंद्र प्रियांशु देख रहा है, ये हमारा लड़का जो वो है अभय, ये देख रहा है, अभय सिंह निर्भीक, ये सब बच्चे लगे हुए हैं। जब तक गांव पुकारता रहेगा ब्रजेश, तब तक करते रहेंगे। और बहुत सामान्य है भाई, बहुत सामान्य, कोई भी कर सकता है। जो जनवासा होता है ना, वहां 4 खाट मांग के बिछा लीजिए, गांव में खाना अपने आप मिल जाता है, खाने का सामान। एक कोविड केयर किट बनाइए जिसमें एम्स द्वारा प्रस्तावित 10 दिन की दवाइयों के पैकेट रख दीजिए, साथ में 4 N94 मास्क रख दीजिए, 2 सैनिटाइजर की बोतल रख दीजिए, 2 ग्लव्स रख दीजिए, एक गार्गल करने के लिए कोई बेटाडीन रख दीजिए, एक कोई कफ सिरप रख दीजिए, और एक ऑक्सीमीटर, एक थर्मामीटर, साथ में एक 2 पन्ने का पर्चा रख दीजिए, कौन सी दवा कब लेनी है, कैसा करने पे क्या करना है। इतना तो कोई भी कर सकता है। पर इसके लिए तो सरकार ने गांव-गांव अस्पताल खोल रखे हैं, वो तो ढह गई हैं बिल्डिंगें। अभी हम दिखा रहे थे आपके हाथरस और आपके गाजियाबाद मेरठ तक की तस्वीर हमने दिखाई, हापुड़ की दिखाई। देखिए, उनका मैं दोष नहीं मानता। आप मुझे कहेंगे आप कितना ही कह लें, आप पत्रकार हैं और आप जो है वो आक्रोशित पत्रकारों में हैं उत्तर प्रदेश के। आप मुझे कितना ही कह लें, मैं सरकारों को, राजनेताओं को दोष नहीं दूंगा। वो सफल है, वो तेज है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको लगता हो कि इस रास्ते से जाने से घर जो है शॉर्टकट पहुंचता है, जल्दी पहुंच जाता हूं बुलेटिन निपटा के जी, तो आप उस रास्ते से जाएंगे या जो दूसरा रास्ता लंबा चौड़ा है उससे जाएंगे? जो छोटा रास्ता है जिससे आराम से पहुंचेंगे, आप उससे चले जाएंगे, घर जल्दी पहुंचना है। तो उनको पता है कि स्वास्थ्य केंद्र बनवा के, शिक्षा की बात करके, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करके, राष्ट्रवाद के मूल तत्व पर बात करके वोट नहीं मिलेगी। वोट मिलेगी यादव पर, पिछड़े पर, अगड़े पर, दलित पर, ब्राह्मण पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, गाय पर, गोबर पर। हिंदुत्व खतरे में है, इस्लाम खतरे में, वोट इस पर मिलेगी। तो क्या ये सही वक्त है कि जनता को अब जाग जाना चाहिए, कम से कम अब तो? कैसे जागेगी बताइए, क्या कर लेगी जनता? जनता फिर बेवकूफ बनेगी और फिर बैठ के गालियां देखिए, कोई भ्रम नहीं है, हमको कोई भ्रम नहीं है। मैं बात कर रहा था अपने एक मित्र से, वो भी आजकल बहुत सेवा में लगा हुआ, बड़ा नाम है उसका, नाम लेना ठीक नहीं है। वो मुझसे कह रहा था कि आपको क्या लगता है भाई साहब की जनता जागरूक होगी, नेताओं से जवाब मांगेगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मांगेगी।
अगर जनता जागरूक होती तो चौराहे पर इन जनप्रतिनिधियों के गिरेबान पकड़े जाते। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। इनसे लोग पूछते कि काय बात का विधायक, काय बात का तू पार्षद, काय बात का सांसद, कहां था? मेरा पोता मरा, मेरी मां मरी, मेरा भाई मरा, कहां था तू? तो ये होगा नहीं, और उन्हें ये बात पता है। बहुत तेज लोग हैं वो, हम लोग मूर्ख हैं। आप चिल्लाते रहिए, आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहिए। कुमार विश्वास के वेब सीरीज पढ़ी है, 2 लिखनी है, एडवांस आया हुआ है, नहीं लिख रहा हूं। कर्ण एक फिल्म बन रही है, वासु भगनानी बना रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई साहब दूसरा ड्राफ्ट कब तक दे देंगे? मैं उन्हें रोज गोली देता हूं, 1 हफ्ते में दे दूंगा, 2 हफ्ते में दे दूंगा, बैठूंगा, बताऊंगा, करूंगा। वाणी प्रकाशन की किताब पढ़ी है, जॉन एलिया के 2 संग्रह संपादित करने हैं, नहीं दे पा रहा हूं। मुझे पता है कि इन सबको कर लूंगा तो 4-5 करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन मैं मूर्ख, बेवकूफ, राजनीति न समझने वाला गधा, दोस्तों द्वारा चला गया एक कमजोर आदमी, अपने पैसे लगा के। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा काम कर ले तो आपके कमाए हुए पैसे हम लोग के काम आए। ये नहीं काम अब कहां से करूंगा बताइए ना, कैसे काम करूंगा? पुकार आएगी कि साहब यहां भेज दीजिए, 12 आदमी मर गए, साहब यहां भेज दीजिए, ऐसा हो गया, तो क्या करूंगा? काम कैसे कर जी? अब वो वाली क्या है ना, अनुभूतियां व्यथाएं कविता लिखा गई, पीढ़ी का दर्द गजल का मिसरा कहा गई, चिंता तो मुझे भी थी बहुत मुल्क के लिए, पर पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। तो मैं उन महानायकों की तरह तो हूं नहीं कि तेल भी बेचना है और फटी बीवाई की क्रीम भी बेचनी है, ना मैं उन भारत रत्नों की तरह हूं जो इन्वर्टर बेचना है जिन्हें, चाइना का। तो मैं तो एक किसान जो परिवर्तित होकर अध्यापक हो गया था, एक मास्टर साहब का बेटा हूं, असफल आदमी हूं, सब मानते हैं, बहुत सारे लोगों के दिलों में आप राज करते हैं, आप बेहद सफल आदमी हैं, और आप शाम को बैठकर मुस्कुरा तो सकते हैं, तसल्ली तो कर सकते हैं कि आपने लोगों की जान बचाई है। आप नायक बनकर उभरे हैं डॉक्टर साहब, आपको कतई अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आप एक बेहद सफल और सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले कवि के तौर पर पूरे देश में जाने जाते हैं, और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, उसके लिए बहुत आभार, और मैं उसका प्रतिदान लौटाने की कोशिश भी करता हूं ब्रजेश, पर मुझे काफी कष्ट होता है, मुझे काफी दुख होता है कि ये लोग इतने बेशर्म कोई कैसे हो सकता है। और इसमें मुझे क्या है कि दुख इसलिए ज्यादा होता है कि मैंने ये करके देख लिया है। कुछ लोगों ने करके नहीं देखा है, वो घर पे बैठ के सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होते। इतना भावुक कभी नहीं देखा आज के पहले। हाँ, मतलब मैंने जिनको देखा था कि जिनके अंदर मानवीय मूल्य थे, मैंने उनको बदलते हुए देखा। मतलब मुझे काफी दुख है कि वो लोग बीमार पड़े, मुझे काफी दुख है कि उनकी पत्नी बीमार पड़ी, मुझे काफी दुख है कि वो खुद बीमार पड़े, उनके मंत्री बीमार पड़े, पर मुझे उनकी बेशर्मी पे लानत है कि वो 700 800 करोड़ मीडिया में फेंकने के बाद थोबड़ा दिखाते हैं केरल के अखबारों में, और बीवी बीमार होती है तो उसे गुड़गांव मेदांता भेजते हैं। अपने अस्पतालों के डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, अपने आईसीयू पर भरोसा नहीं है जिसमें इंफेक्शन है, पता है कि वहां लोग मरते हैं, पता है। तो इसलिए मुझे उनकी बेशर्मी पे मुझे लगता है इनके बच्चे नहीं पूछते होंगे। मेरी बेटी तो इंस्टाग्राम पे है, वो लगातार यही पोस्ट करती रहती है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको ये चाहिए, और वो मुझे अपराध बोध से घेर देती है, पापा प्लीज करा दीजिए, पापा प्लीज करा दीजिए, पापा वो बेचारा आदमी उसने मुझे मैसेज करा है, पता नहीं किसने कहीं से उसका अकाउंट ढूंढ लिया अग्रता का, तो उसको लोग लिखे जा रहे हैं। तो इनके बच्चे इनको रात को नहीं कहते होंगे कि पापा आप मुख्यमंत्री हो, पापा आप प्रधानमंत्री हो, पापा आप गृह मंत्री हो, पापा आप फलां मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो। तो अगर ऐसा कहते तो ये दिखते ब्रजेश, ये रोते दिखते, ये कष्ट में दिखते, और इनका एक्शन दिखता। हमसे लोग कहते हैं, हमारे पीछे ट्रोल छोड़ देते हैं, फोटो क्यों चिपका रहे हो? अबे इसलिए चिपका रहे हैं ताकि जनता को पता रहे, वरना ये हमारे पे भी कह देंगे कि हमने भेजा था। ये तो इतने नालायक हैं। आपको ट्रोल भी कराया जाता है जबकि आप जनता की मदद कर रहे हैं? हाँ करते हैं, आप देख लीजिए मेरे ट्विटर के नीचे 100 गालियां रोज होंगी, रोज मिलेंगी आपको। और मैं तर्क कितने बढ़िया बढ़िया होंगे उनके, अपना फोटो को चिपकाया, 300 गांवों से क्या हो जाएगा, भारत में 5.5 लाख गांव है। बताया ना मैंने कि आज एक आदमी मुझे गाली बक रहा था कि आपको 2 दिन से कह रहा हूं आपका कोविड केयर सेंटर मेरे यहां नहीं खुला। बताइए आप, वो सांसद से नहीं पूछ रहा। दुख होता है मेरे तो अब पूर्णिया में कहीं नहीं खुला तो एक ने मुझे लिख दिया बिहार वालों का बहिष्कार कर देना, तो मेरे एक बच्चे ने उसको लिख के भेजा कि भाई हम बहुत शर्मिंदा हैं कि आपने 3 बार सांसद चुना इनको पूर्णिया से, और ये पूर्णिया में सेंटर नहीं खुलवा पाए, हम कोशिश करते हैं। तो मैं तो ऐसी जगह पर खड़ा। एक शेर मैं आपको सुनाता हूं ब्रजेश, प्लीज। मेरे अजीज मेरी बात मानते ही नहीं। आपने कहा कि आप बहुत पॉपुलर हैं, आपको लोग बहुत चाहते हैं। मेरे अजीज मेरी बात मानते ही नहीं, मैं इस जहान में सरदार बेकबीला हूं। तो आई एम ए लीडर विदाउट एन आर्मी।
वाह। मैं एक सेनापति हूं बिना सेना का। और ऐसे सेनापति कैसा का सरदार उत्तर हूं जिसका प्रदेश कबीला के नहीं। 24 करोड़ लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत, आपकी क्षमता, आपकी विद्वता, आपकी वाणी और आपके कार्य करने की क्षमता ने पूरे उत्तर प्रदेश और देश को बहुत गौरवान्वित किया है, प्रभावित किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बड़ी सामाजिक सेवा इस विपत्ति काल में की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास जी जुड़े हुए थे। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मौके पर हम सबका के बारे में बताया। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपने बात सुनी होगी जी, ये कवि की पीड़ा है जी, और ये पीड़ा बहुत ही अफसोस वाली है। वो बेबसी भी है, वो लाचारगी भी है, लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं, और किन तकलीफ़ों के बीच लोग गुजरे, कैसे भयावह अनुभव हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रजेश जी। आप देखिए, दोनों सरस्वती के पुत्र हैं। वो तो कवि हैं, प्रकट कर लेते हैं। आप पत्रकार हैं, आपका काम ही है प्रकट करना। हम चिकित्सकों से पूछिए कि जब प्रोफेशन ज्वाइन किया था तो शपथ ली थी कि रोगी की आखिरी क्षण तक सेवा करेंगे, उसको मौत के मुंह से निकालेंगे और उसको पूरा प्रयास करेंगे जीवित रखने का। लेकिन आपने उस दिन देखा होगा डॉक्टर सैनी को, जो हमारे आईएमए के एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं। He was crying. क्या पीड़ा थी उनकी, क्या बेबसी थी। पहली बार शायद चिकित्सा के प्रोफेशन के लोगों ने भी बेबसी को महसूस किया है। उनको छटपटाहट हुई है कि डॉक्टर हम हैं, स्किल हमारी यहां है, आला हमारा यहां है, लेकिन सामने मरीज लेटा है, अब हम क्या करें। यह पीड़ा वाकई में बहुत दर्दनाक पीड़ा होती है कि जब आप असहज होते हैं, जब असहाय होते हैं, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है। डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत बड़े कवि हैं जी, और देखिए उन्होंने जैसे नाम में विश्वास लगा है, वैसे ही पूरे देश में विश्वसनीयता के साथ विश्वास अर्जित किया है और उस विश्वास को आज कायम कर दिया है उन्होंने अपने को मानवता से जोड़कर, मानवता की सेवा की जोड़कर। डॉक्टर साहब, अगर कुमार विश्वास जी तक आप पहुंचा दें मेरी बात, तो मैं ये कहूंगा जी कि जो आपका दवा का खर्चा शायद 500-600 रुपए आ रहा होगा, और अभी बात की उन्होंने कि बिना जांच के वो काम कर रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से ही काम कर रहे हैं। वो आपकी ही बताए हुए पर्चे। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसको लागू करें, वो 50-60 रुपए की दवा रह जाएगी, उनका थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। अभी 350 सेंटर चला रहे हैं, हो सकता है कि वो 3,500 मैं निश्चित इस डिबेट के फौरन बाद आपकी बात उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। जो मेरा पर्चा है वो मैंने और मैं भेजता हूं उनके पास, भेजिए। एक बहुत पैनिक है और तीसरी वेव को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं जी। विशेष तौर पर पेरेंट्स डरे हुए हैं क्योंकि बच्चों की बात आ रही है इस थर्ड वेव में, तो डिप्रेस हैं तमाम लोग। आप ऐसे लोगों के लिए क्या जानकारी देना चाहते हैं और उन्हें क्या बताना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, हम बिल्कुल तीसरी वेव को लेकर बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं, और जो डरे हुए हैं मुझे 1 मिनट सुन लें, ये डर मैं निकाल देता हूं 1 मिनट के अंदर। पहली वेव जब आई तब हमें ज्ञान नहीं था कोरोना का, क्योंकि कोरोना हमारे मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। जब हमने शिक्षा ग्रहण की, चिकित्सा की, हमने सब सीखा। 15 महीने में काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ कोरोना को समझ लिया है। कोरोना हमें समझने की कोशिश कर रहा है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे व्यू रचना रची जाती है कि कोई चक्र व्यू बनाता है, कोई फलाना व्यू बनाता है, वो बना रहा है, हम उसके खिलाफ बना रहे हैं। ये लड़ाई जारी है। और दूसरी बात, दूसरी वेव जब आई तो अनपेक्षित आई, बहुत ज़्यादा प्रभाव में आई। शायद कुछ लोगों को उम्मीद थी, एक्सपर्ट ने चेताया भी था, अभी डॉक्टर कुमार विश्वास जैसा बता रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतने तूफान के रूप में आएगी। वो आएगी। फिर भी नुकसान जान माल का बहुत हुआ। मैं आपको बता दूं कि जितनी मृत्यु कोविड-1 में यानी 2020 में, अर्थात कोविड की पहली वेव में 14 महीने में हुई, उतनी मृत्यु कोविड-2 में सिर्फ 3 महीने में हो गई। माय गॉड, 14 महीने वर्सेस 3 मंथ्स। आप सोच सकते हैं कि मॉर्टलिटी कितनी ज़्यादा हुई है। और ये तो वो मॉर्टलिटी है जो कुमार विश्वास ने कहा कि जो अनरिकॉर्डेड है वो तो अलग है, ये रिकॉर्डेड वाली मैं बता रहा हूँ। आज मैंने डेटा कंपैरिजन किया, मुझे एक लेक्चर देना था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव। मुझे मालूम नहीं था कि शाम को थर्ड वेव की भी चर्चा हो जाएगी जी। मैं सेकेंड वेव की मैंने एनालिसिस की, दोनों की बहुत बढ़िया टेबल चार्ट डेवलप की है, किसी दिन अलग डिस्कस करेंगे। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और बहुत मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आया होगा आज जो मैंने बोला है। और मैं आपको बताऊं कि तीसरी वेव में जनता भी जागृत हो चुकी है। आपने इतना जागृत कर दिया है
और लोग, मैं आपको खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीजें लाया हूं, मैं अभी बताता हूं जी प्लीज। बच्चे बिल्कुल मस्त हो जाएं। अरे थोड़ा बहुत मम्मी को परेशान कर लेना, लेकिन खुद परेशान मत होना, एकदम मस्त हो जाओ। अभी बताता हूं क्या करना है बच्चों को। तो थर्ड वेव अभी तो देखिए 3 महीना कम से कम मिनिमम 3 मंथ्स बाकी है। हमारा टीकाकरण भी थोड़ा बढ़ेगा ऐसा हमको लग रहा है, और जो हमारी तैयारी है वो भी बढ़ी है। अब तो ऑक्सीजन भी काफ़ी कुछ दिखने लगी है, तो सरकार भी जागरूक। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने आज जो एक अपने कामों का लेखा जोखा दिया है, और अच्छा है। मैं तो भारत समाचार और आपको दोनों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा हर डिबेट में ऐसे लोगों का 5, 10 मिनट, 15 मिनट आप दीजिए, जिससे कि समाज के और लोग भी जागृत हों और सामने आएँ, और थर्ड वेव के लिए तैयारी अभी से रखें, अभी से पैकेट बना लें। क्या दिक्कत है? तो थर्ड वेव से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी आज की जो स्थिति है 3 महीने बाद हर दृष्टि से सुधरेगी, बशर्ते हम मास्क लगाते रहें, हम हाथ धोते रहें, और हम 2 गज की दूरी बनाते रहें। नंबर 1 बात, जिसको कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये बनाते रहें। और नंबर दूसरी बात, टीकाकरण का जहां मौका मिले टीका हम लगवाते रहें। तो एक तरफ हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, हम अपना प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से बनाए रखेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, और 3 महीने का समय बहुत होता है। फिजिकल इम्यूनिटी वाली चीज़ें जो एक बार मैंने बताई थी वो भी अगर कर लेंगे, तो फिजिकल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी और लोकल लंग इम्यूनिटी, ये चारों इम्यूनिटी अगर हमने 3 महीने में मजबूत कर ली, जिसको मैं फिर किसी दिन बता दूंगा आवश्यकता पड़ने पर कि चारों इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाती हैं, तो थर्ड वेव का मुकाबला हम करने। और एक मैं अभी से गारंटी देता हूं कि थर्ड वेव इतनी भयानक नहीं होगी जितनी सेकेंड वेव गुजरी है। एक बात। अब आता हूं मैं बच्चों पे। मैं 15 दिन से सुन रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या कोविड की जो ABCD होती है, क्या वो लोग पढ़ते नहीं हैं क्या? मैं आपको बताऊं कोरोना कैसे फैलता है, कैसा अपना फैलाव करता है शरीर में। तो एक ACE2 रिसेप्टर होता है। ये ACE2 रिसेप्टर जो हमारी कोशिकाओं में बाहरी सरफेस पे होता है, उससे जाके चिपक के कोरोना एंट्री लेता है। कि दोस्त, उसी तरह जैसे पुराने युद्धों में जो किला हुआ करता था, किले में से कोई एक घुसपैठ जो भेदिया मिल जाता था, वो भेदिया जो है वो दरवाजा खोल देता था पीछे का, और कहता था भैया घुस जाओ, किले में घुस जाओ और आक्रमण कर दो। पुरानी रणनीति यही हुआ करती थी। यही रणनीति कोरोना ने अपनाई हुई है। वो सेल के सरफेस से ACE2 रिसेप्टर से मिलके और अंदर प्रवेश करता है। भाई साहब, दुनिया के एक्सपर्ट लोगों, जो रोज मीडिया में 15 दिन से चल रहा हूं, मेरे कान पक गए हैं। बच्चों में ACE2 रिसेप्टर या तो होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं। वाह भाई, उनको डेवलप होने में 18 साल लगते हैं। कहां से भाई, जब ACE2 रिसेप्टर बच्चों में नहीं है। और इसीलिए आप देख लीजिए, जब बच्चे कोविड पहली वेव में नहीं इतने ज्यादा प्रभावित हुए, कोविड 2 में, तो तीसरी वेव में क्या कोरोना कोई ACE2 रिसेप्टर की जगह दूसरे रिसेप्टर से घुसने लगेगा? भैया ऐसा तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं, पर डॉक्टर गुलेरिया और VK पॉल ये सब बता रहे थे कि जो नया वेरिएंट है वो बच्चों को प्रभावित कर सकता है। नहीं देखिए इस समय मालूम आपको शरीर, मैं उन दोनों की मेरिट पे नहीं जाना चाहता, कोई सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सबकी अपनी अपनी ज्ञान है। मैं तो जो छोटा ज्ञान है मेरे पास, मैं बखान कर रहा हूं और मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूं। तर्क ये है, देखो डॉक्टर साहब, आपको हिंदी में बता दूं कि आप सबसे बड़े डॉक्टर हो कोरोना के उत्तर प्रदेश के। आपको लोग सुनते हैं, आपकी बात फॉलो करते हैं, तो आप बताइए। तो बच्चों सुनिए और आज ही जो है वो पास्ता बना के मम्मी से खाइए। आज की इम्यूनिटी का हमने फ्री किया आपको। ठीक है, पास्ता खाया जाए। ओके, वीरेन जी आ गए हैं। वीरेन जी, आपने अपनी वाइफ मैडम को फोन कर दिया, बच्चों के लिए पास्ता बनना। आज पक्का वीरेन जी, आज पास्ता बनेगा बच्चों के लिए। ऑलराइट भाई। वीरेन जी, अभी आपने डॉक्टर कुमार विश्वास की बात सुनी, आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं, और डॉक्टर सूर्यकांत जी की बात सुनी। इन्होंने तीसरे वेव को लेकर जो पैनिक और डिप्रेशन था, इसको काफ़ी हद तक पास्ते से कम किया है, और बताया है कि उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जितना कि सेकेंड वेव रही है। ये आज आपने गाँवों की तस्वीर दिखाई है सरकारी अस्पतालों की, क्या है इसमें? देखिए, आज एक अभियान था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिलों में, उनकी दशा और दिशा कैसी है, उनकी हालत कैसी है, ये उत्तर प्रदेश के लोग देखें। संवाददाताओं ने देखा, कहीं भूसैला, कहीं तबेला, कहीं गाय बंधी है, कहीं गोबर पथ रहा है, और कहीं बिल्डिंग गिर रही है, जर्जर है, कहीं डॉक्टर महीनों से नहीं आया है, कहीं कोई इंतजाम नहीं। करोड़ों अरबों रुपए इन इंफ्रास्ट्रक्चरों पर सरकारों ने खर्च किए थे, लेकिन इनका उपयोग नहीं हुआ। आज जब आंधी आई, महामारी आई, तूफान आया, लोग मर गए, ये बिल्डिंगें जर्जर बनी खड़ी रहीं, कोई उपयोग इनका हो नहीं पाया। बहुत सारे भवन ऐसे रहे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस सरकार के कार्यकाल में जिसकी असफलताओं से हजारों लाखों लोग मर गए, उसको अपनी तारीफ के सिवा कुछ दूसरा सुझाई नहीं देता।
उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आज मौतों के आंकड़ों की खातिर रामनामी तक लोगों के ऊपर से खिंचवा ली, लेकिन भाई जो आपका सरकारी आंकड़ा है उसके तुलना में ग्राम पंचायतों से, नगर निगमों से जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं मौतों के, उनमें 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक का अंतर क्यों है? ये सब राजनीतिक बातें कुमार विश्वास नहीं कह सकते थे, किसी को सीधे ब्लेम नहीं करते थे, वो अपनी पीड़ा बता रहे थे और हम लोगों ने सुना। ईश्वर ने उनको सक्षम बनाया है, देश दुनिया में उनका नाम बनाया है, उनके आह्वान पर लाखों लोग जुट जाते हैं। कुमार विश्वास इस देश के सबसे बड़े कवि हैं, करोड़ों करोड़ लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनकी कविताओं से प्रभावित है। लेकिन जीवन की जितनी सच्चाई आज उस व्यक्ति ने बताई, सरकार के मंत्री और सरकार के अफसर उस पर कुछ अमल करते तो एक एक गांव में हजारों हजार लोगों को मदद होती। लेकिन इस सरकार के अहंकार ने उनके मंत्रियों को भी विवश कर दिया। वो अफसरों के आगे बौने हो गए और चाह कर भी लोगों की मदद नहीं कर पाए, क्योंकि कोरोना काल में कोई घर से निकल नहीं सकता था, संचार माध्यम से ही वो जो कर सकता था, और ऐसे में अफसरों ने उनके फोन नहीं उठाए। तो ये तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद के परिवार के लोग मरे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को जिनको कुछ नहीं मिला, उनको अगर ये इलाज दे देते 4 साल में, तो कम से कम अगले चुनाव में कहते कि भैया हमारा बेटा या हमारी माँ, हमारी पत्नी बीमार थी, हमने फ़ोन किया, हमें बेड मिल गया था, उनकी वजह से आज हमारे बच्चों का जीवन। आपने सुना डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि जनता चुनाव में ये सब बात भूल जाएगी। हाँ, भूल तो जाएगी, उसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, बहुत शानदार बात कही। क्योंकि भाई जब हम बेरोजगारी भूल सकते हैं, जब हम भुखमरी भूल सकते हैं, महामारी भूल सकते हैं, वोट के खातिर इस दुनिया में लोग अपने माँ बाप के आदेश को भूल जाते हैं, पैसा, दारू, मुर्गा, तमाम चीज़ें। तो हम तो अवसरवादी लोग हैं इस समाज में, है ना। जहाँ कहते हैं कि जहाँ माल बटे वहाँ टूट पड़ो, जहाँ मार पड़े वहाँ भाग चलो। हिंदुस्तानी तो इसमें एक्सपर्ट हैं। जहाँ मुफ्त के मिले वहाँ टूट पड़ो। तो ये तो आप 4 महीने बाद भूल गए लोग। पहली लहर में जब हजार किलोमीटर पैदल चल के आए थे, साइकिल चला कर आए थे, कट गए, मर गए, चप्पलें टूट गई। लोग, आपने भी कई बोरा चप्पल बंटवाई थी शहीद पथ पर, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे, था ही नहीं कुछ, लेकिन भूल गए। और ठीक है भाई, अब राजनीति में जो जीतता है उसी की बात सही है। लेकिन आज जरूरत इस बात की कि सरकार गांवों में जिनके घर में ना कोई रोजगार का साधन है, ना आमदनी का, जिनके पास खाली खेती थी या खेती भी नहीं बहुत लोगों के पास, उनके बच्चे कैसे जिएंगे, उनको कोई मदद पहुंचाने की जरूरत है। हम लोग कितना झकझोरे टीवी पे संवेदनाओं के माध्यम से दिखाएं। ये मंच बहुत बड़ा है और कुमार विश्वास जैसे लोग और हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी बैठे हैं, इनको तो आज उत्तर प्रदेश में लोग इसलिए सुनते हैं कि भैया सरकार से ना मदद मिले तो इनकी दवा से जो सस्ती है। डॉक्टर सूर्यकांत उत्तर प्रदेश में आज सबसे सस्ते डॉक्टर जो दवा उपलब्ध कराने वाले कहे जा सकते हैं, और अचूक नुस्खे हैं इनके। पर कहाँ, सरकार तो इनको पूछती भी नहीं। भाई हमने कहा ना कि अब जो लोकप्रिय है सरकार को उससे खतरा भी होता है। डॉक्टर साहब तो गरीबों के, गांवों के, इंसानियत के असली डॉक्टर हैं। भाई 2 रुपए की गोली में जो इलाज कर देगा, तो बड़े बड़े नर्सिंग होम जो लाखों लाख बिल वसूलेंगे कैसे? और इनके साथी इनसे बहुत नाराज हैं जो प्राइवेट अस्पताल खोले हैं। नहीं, डॉक्टर साहब तो देखिए कह रहे कि तुम 50 रुपये में दवाई कर रहे हो और यहाँ 500 करोड़ का अस्पताल खोल के बैठे हैं। जो सच्चाई है वो डॉक्टर साहब ने बताई। और इस कोरोना काल की एक बहुत बड़ी खोज भी है डॉक्टर सूर्यकांत। इसको आने वाली पीढ़ियां और आने वाला वक्त याद रखेगा कि इस प्रदेश में एक ऐसा डॉक्टर था जो लोगों के घर घर पहुंचकर इलाज तो नहीं कर पाया, लेकिन उनके घर में संचार माध्यमों के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा उसके बताए गए नुस्खे, उनके बताए गए प्रिस्क्रिप्शन, दवाएं वो इतनी अचूक थी कि लाखों करोड़ों जान बची। यहाँ तो ना ऑक्सीजन बच रहा था, ना बेड बच रहा था। आज
बहुत सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वक्त में ये भी भूल जाएंगे कि हमारे लोग रिश्तेदार सड़क पर मर गए, एम्बुलेंस में मर गए, हाँ वैन में मर गए, हम उनको इलाज नहीं दे पाए। पीड़ा होती है। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं था, बहुत लोग तो एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, गाँव में पेड़ की छाँव में नीचे पड़े रहे, वहीं मर गए। वहाँ अस्पताल जाने की नौबतें नहीं, पता नहीं एडमिट होते कि ना होते। शहरों में लोगों के पास सोर्स है, पैसा भी है, कुछ जुगाड़ हो जाता है, लोग एडमिशन करा लेते हैं। गांव के आदमी के पास ना कोई सिफारिश है, ना पैसा है, वो पीएचसी में एडमिट हो जाए बहुत बड़ी बात है। सीएचसी और जिला अस्पताल तो दूर की चीज़ है, और अगर प्राइवेट में गया तो खेत बाड़ी सब बिक जाए, और जब तक निचोड़ नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे महीनों लग जाए। तो दुनिया में जहां लोगों के दुखों पर व्यापार करने वाले नर्सिंग होमों ने करोड़ों अरबों बनाए हैं, वहीं लोगों की दुआओं से डॉक्टर सूर्यकांत जैसे सितारे चमक रहे हैं और ये चमकते जाएंगे। करोड़ों करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। पर सरकार तो कह रही थी हम सबका फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन आज तक वो डेटा नहीं दिया कि कितने प्राइवेट अस्पतालों को रिम्बर्स किया है पैसा। दवा जो न दे पाए, पैरासीटामॉल न गांव पहुंचा पाए, फ्री ट्रीटमेंट तो सब बात की बातें हैं। देखिए बीजेपी की सरकार फ्री किसी कुछ देगी नहीं। फ्री में आपको वोट देना हो तो इनको दे दो। ये कल्याणकारी तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन आप इनके किसी मंत्री को दाता धर्मी देखा आपने? किसी विधायक ने किसी गांव में जाके जिनके बाप मर गया, जिनकी माँ मर गई, जिनके बच्चे अनाथ हैं, किसी 10-5 हज़ार की आर्थिक मदद करते आपने देखा कहीं टीवी पे, समाचार पत्रों में? कहाँ से आप उम्मीद करते हैं? ये पैसा चुनाव के लिए बचा के रख रहे हैं, आगे भी इनको बहुत बड़े बड़े चुनाव लड़ने हैं, और जी बहुत सारी बातें वो कहीं नहीं जाएंगी है ना। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष को बीजेपी के लोग गाली देते हैं। उनको वो दिन भी याद होगा जब अखिलेश यादव की सरकार में जनता दर्शन में 50-50 लाख 2-2 करोड़ रुपए से लोगों की मदद की जाती थी। गरीबों की, विकलांगों की, जिनके बच्चों की शादी नहीं होती, तुरंत मदद जनता दर्शन में 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख बीमारी इलाज की जाती थी। ऐसे भी मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे हैं, उसका भी अनुसरण किया जा सकता है। अगर करोड़ 2 करोड़ खजाने से एक दिन में बढ़ जाता है गरीबों में, तो उससे किसी का भले तो हो रहा है। बहुत सारे कल्याण सिंह थे, वो भी करोड़ों रुपया बांटते थे। राजनाथ सिंह थे, वो भी बांटते थे जनता दर्शन लगाकर। अब उस तरह की सरकारें प्रयोग ही नहीं करती। बहरहाल जो सरकार चाहती है उसके मुताबिक तो ना हम आप बोल सकते हैं, ना हम आप नजर आ सकते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है, इसी पर आज 4 लाइन पेश करूंगा जी, कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक हम नजर आए कैसे। और घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। और फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाएं कैसे। और जिसने लगातार किया हो नजरअंदाज यारों, उसे कुछ याद दिलाएं तो फिर दिलाएं कैसे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक दिन आपको और डॉक्टर कुमार विश्वास को दोनों का शास्त्रार्थ हो जाए। जी बहुत सही हैं? क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस को लेकर स्थितियां फिर बहुत खराब हो रही हैं जी, और जो इंजेक्शन है वो मिल नहीं रहा है जी। तो आप कुछ क्यों नहीं खोज करते कि कुछ लोगों को बेहतर इलाज सस्ता सुलभ मिले, ताकि जीवन तो बचे, क्योंकि इंजेक्शन तो मिल नहीं रहा है। देखिए ऐसा है कि इंजेक्शन पॉपुलर ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी दवा नहीं है। पोसाकोनाजोल दूसरी दवा है। फिर से नाम लीजिए प्लीज। पोसाकोनाजोल, POSACONAZOLE। ओके, ये पोसाकोनाजोल दवा है, ये एक बेहतर विकल्प है। इंजेक्शन बहुत लंबे समय तक लगता है, और सबसे पहले मैं बताऊं कि पहला विकल्प एक्चुअली सर्जरी का होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या करता है फंगस उसी तरह अटैक करता है जैसे दीमक हमारे फर्नीचर पे करती है। मैं ऐसे उदाहरण देके समझाता हूं सबको समझ में आ जाए। जब दीमक देखिए फंगस पे अटैक करता है तो आप कारपेंटर को बुलाते हैं, बढ़ई को बुलवाते हैं और कहते हैं भैया हमारा दीमक खा गई फर्नीचर। तो कारपेंटर क्या करता है, वो जितना कुतर गई है उसको सब निकाल के काट कूट के निकाल के अलग कर देता है और एक फ्रेश पीस वहां लगाता है और उसको जोड़ देता है, आपकी तैयार हो गया फर्नीचर दोबारा। तो इसी तरह अगर आप केवल दवा देंगे
तो 1 महीने 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ता दवा पहले फंगस को मारने का काम करेगी, और जब वो धीरे धीरे मर भी रही होगी तब भी वो काट रही होगी, नुकसान कर रही होगी। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या है कि ये छोटी जगह पे एक पॉपुलरिटी हो गई, एम्फोटेरेसिन बी लगा दो, एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगा दो, और वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते इंजेक्शन लगा के हमारे मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हालत बिगड़ जा रही है। तो कृपया ऐसा मत करें। जहां पर ऐसा सेंटर है जहां पर ईएनटी सर्जन, खासतौर पर ईएनटी सर्जन सर्जरी करता है, या आई सर्जन करता है, या न्यूरो सर्जन करता है, ये 3 सर्जन की जरूरत पड़ती है। आपका कहना है कि बजाय इस तरह के लंबे मेडिकेशन प्रोसेस में जाने के सर्जरी सबसे पहले सर्जरी करनी चाहिए। देखिए, मैं तो ऐसे सोचता हूं कि रोगी को सबसे पहले फायदा कैसे मिले। भाई, रोगी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आप कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितनी डिग्री हैं, कितनी आप एकेडमिक्स आती है, कितना आपको एविडेंस बेस्ड नॉलेज आती है। रोगी क्या चाहता है? आराम चाहता है। घर वाले क्या चाहते हैं? मेरे मरीज को सबसे ज्यादा और सबसे कम समय में फायदा हो। तो हो क्या रहा है इस समय, एक पूरा फैल गया है। फंगस आया, एम्फोटेरेसिन लगाओ, फंगस आया, एम्फोटेरेसिन लगाओ, और फिर कह दिया भाई एम्फोटेरेसिन है नहीं, अब क्या करें। अरे ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहले जो दीमक की तरह उसने उस अंग को खा लिया है, उसकी सर्जरी करा दो। सर्जरी कट जाएगी तो 90% फंगस एक दिन में, 1 घंटे की सर्जरी में वो बाहर हो जाएगा शरीर से जी। और आप 2 हफ्ते तक इंजेक्शन लगाते रहे, वो तो फंगस तो कुछ ना कुछ मात्रा में अंदर ही रहा, सब थोड़ी मार देगा इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन लगने से। तो आपने सर्जरी कट के मान लीजिए 70% एरिया काट करके और निकाल दिया खराब वाला, करेक्ट है, तो उसके साथ 70% फंगस भी तो चला गया। Okay. एकदम आपका लोड 1 घंटे की सर्जरी में एकदम 70% लोड कम हो गया। ये चीज लोगों को समझ नहीं है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसा करिए, आप ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को उल्टा कर दीजिए। मैं तो हमेशा उल्टा, ट्रीटमेंट बाद में, हाँ, पहले सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन लीजिए। सर्जन और फिर तैयार इंजेक्शन है पे जाइए। सर्जन कहता हम चाकू लेके तैयार हैं, आप लेटो, तो लेट जाइए भाई, मत दिमाग लगाइए। सर्जन को गंदगी हटाने, अरे घर में कूड़ा है, आप कह रहे हो डिओडोरेंट हमने छिड़क दिया। अरे भाई, कूड़ा डिओडोरेंट से थोड़ी चला जाएगा, कूड़ा तो डस्टबिन में भर के बाहर ही निकालना पड़ेगा। आप डिओडोरेंट छिड़के जा रहे हो, खुशबू आने लगी कमरे में, हाँ आने लगी। अरे कूड़ा तो वहीं पर आया, खुशबू आने लगी, वो तो अलग बात है। परफ्यूम डाल रहे हो, कहीं डिओडोरेंट डाल रहे हो, परफ्यूम डाल रहे हो। मैं किसी दिन व्यक्तिगत आपका अभिनंदन करने वाला हूं। नहीं, इस तरह की अप्रोच चल रही है कि परफ्यूम डाल रहे हो, डिओडोरेंट डाल रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, तो इससे काम नहीं चलेगा। बहुत तो पहले सर्जरी करनी चाहिए, उसके बाद अगर इंजेक्शन नहीं मिला है तो मैंने पोसाकोनाजोल की नाम की दवा बताई, वो इस्तेमाल करिए। आपका मरीज 2, 4, 5 दिन के अंदर एकदम फिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हम सबके लिए निकाला, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों। उम्मीद है कि डॉक्टर कुमार विश्वास के सबक और डॉक्टर सूर्यकांत की बताई हुई सलाह दोनों को आप ज़रूर अमल में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।